सेंटर फॉर चाइल्ड लॉ वर्सेस डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। अब ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट की नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जजमेंट है। तो मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी नाजायज बच्चे के ऊपर, इलएस्टिमेट बच्चे के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट को सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के साथ पढ़कर एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फुल बेंच के द्वारा, जिसमें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन इससे कई तरह की गलतफहमियां लोगों के बीच में आ गई हैं, मिसकंसेप्शंस। शॉर्ट वीडियो जो एक रेडी रेकनर की तरह होते हैं, वो केवल जो ऑलरेडी सीजन लॉयर और जजेस हैं उनके तो काम आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स हैं या लीगल स्टेक होल्डर्स हैं जो हिंदू मिताक्षरा फैमिली से संबंधित रखते हैं, उनके लिए ये डिटेल वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेवन सिडप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन की जो ये जजमेंट है, ये केवल और केवल हिंदू मिताक्षरा फैमिली पे लगेगी। डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन थे, भारत माता की एक जजमेंट थी, ठीक है, और एक सीताराम की, अगर पूरा नाम पढ़े तो जिनिया क्योटिन वर्सेस सीताराम की। और इन दोनों में कंजर्वेटिव व्यू, ट्रेडिशनल व्यू लिया था। जैसे लॉ चैनल जो भक्ति प्रिया जी एक चलाते हैं, मैं देख रहा था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस इंडिया के इलस्ट्रेशन को लेकर समझाया। मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आपको और इलेबोरेट करके समझाता हूं ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है। भारत माता और जिनिया क्योटिन में कंजर्वेटिव व्यू लेते हुए ये कहा गया कि सेक्शन 16 के 3 में जो पेरेंट का प्रॉपर्टी है वो केवल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे ही नाजायज बच्चे का अधिकार होगा। यानी कि करण अगर है और युधिष्ठिर है तो दोनों को आप बराबर प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा कर सकते। जबकि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो मैंने जजमेंट दी, उन्होंने कहा ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट गलत है। मगर इंडिया में ऐसा नहीं आया। मल्लिका अर्जुन यानी कि रेवन सिडप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन में ऐसा नहीं कहा। बहुत सारी कंफ्यूजन्स को आज दूर करेंगे इस वीडियो में। आप समझें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 11 की वॉइड मैरिजेस है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, और वॉइडेबल मैरिज जो सेक्शन 12 की हैं, उनमें जो बच्चे हो जाते थे, यानी कि एक भाई और बहन शादी कर लेते हैं या ये एक हिंदू लड़का अपनी कजन से शादी कर लेता है, यानी जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें से जो बच्चा हो जाएगा उसका क्या, ये शादी तो वॉइड है। और अगर कोई वॉइडेबल भी है, मान लो कि कोई पागलपन का छुपा के या कुछ छुपा के शादी कर लेता है और लड़की उसको शादी को डिक्लेयर करा लेती है वॉइड, लेकिन उस दौरान बच्चा हो जाता है, तो उन बच्चों का क्या? तो सेक्शन 16 का फॉर्मूला था 1 और 2, जो सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट को ट्रिब्यूट देता है और कहता है आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। हम ये लीगल फिक्शन के द्वारा मान के चलेंगे कि अगर वॉइड या वॉइडेबल शादियों के जो बच्चे हैं तो वो भी जायज होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठा, मूट क्वेश्चन, कि क्या केवल लेजिस्लेचर के द्वारा बच्चों को जायज बोल देना, यानी करण को युधिष्ठिर की तरह जायज मान लेने से जो पांडवों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर बराबर हक मिल जाएगा? ये क्वेश्चन आता है और लोग रेवन सिडप्पा को बिल्कुल ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हाँ बराबर आ गए, बराबर स्टेटस मिल गया। जैसे विनीता शर्मा राकेश शर्मा के बाद लड़की और लड़का, जो हिंदू मिताक्षरा के लड़की और लड़का है, वो बराबर आ गए, दोनों को पार्टनर हो गए। और सरिया विद्यार्थी की जो जजमेंट थी वो एक तरह से ओवररूल हो गई कि लड़कियां आप कर्ता नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा वो मैनेजर रहेंगी। अगर वो एल्डेस्ट मेंबर है हिंदू ज्वाइंट फैमिली के तो कर्ता भी बन सकती हैं। फिलहाल हम लौट के आते हैं, एक्चुअल परपोर्ट क्या था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इलस्ट्रेशन से ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, जो कि भक्ति प्रिया जी ने लॉ एंड जो लॉ का चैनल है उनका, कोई मेरे ख्याल लाइफ एंड विजडम नाम का, बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं उसी एग्जाम्पल को लेता हूं कि रावण, मान लो 4 भाई हैं, अब कुंभकर्ण, विभीषण, रावण, एक अहिरावण को भी हम मान लेते हैं। इसमें से अगर ये एक डेथ हो जाती है और ये अभी 3 जिंदा हैं, ठीक है, अब मेरी उंगलियां नहीं मुड़ रही फिलहाल, ठीक है, ये 4 हैं, तो इसमें से एक मर जाते हैं और 3 जिंदा हैं। तो अगर मरने से जस्ट पहले इन्होंने अगर पार्टीशन मांग लिया होता तो इनको कितना मिलता? 1/4, यानी 100 रुपये में से 25 रुपया। अब इस 25 को हम जो भी छेड़छाड़ करते हैं इन तीनों भाइयों को चुभेगा नहीं, इससे हिंदू मिताक्षरा अनडिस्टर्ब रहेगा। तो इन तीनों भाइयों को चुभा नहीं, क्योंकि जो इनके पिताजी से आया वो इन तीनों को तो अपना शेयर मिल गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। क्योंकि जो सेक्शन 16 का 3 में लैंग्वेज है वो क्या है? सेल्फ एक्वायर्ड नहीं, एंसेस्ट्रल नहीं। उन्होंने लिखा है कि एक नाजायज बच्चा मान लो करण है तो उनको अपने जो फादर हैं, प्यूटेटिव फादर, उससे जो उनका प्रॉपर्टी पे राइट होगा वो मिलेगा। अब उनकी प्रॉपर्टी का क्या मतलब? लेजिस्लेचर ने जब सेल्फ एक्वायर्ड यूज नहीं किया वर्ड, तो कैसे भारत माता और जिनिया क्योटिन ने सेल्फ एक्वायर्ड बोल दिया? लेजिस्लेचर ने जब एंसेस्ट्रल वर्ड यूज नहीं किया, तो डिवीजन बेंच जब इस रेफरेंस से पहले रेवन सिडप्पा ने कैसे बोल दिया कि एंसेस्ट्रल? ये दोनों व्यू गलत हैं। बीच का रास्ता क्या था? बीच के रास्ते में करण को बिना स्टेटस दिए भी प्रॉपर्टी में कुछ हक दिया गया। उस चीज को कैसे, तो हम इसको वापस समझते हैं। अब 1/4 आ गया,
अब एक इमेजिनेशन मान के चलो, क्योंकि इस एग्जाम्पल को समझना है। तो रावण की फैमिली में मान लो एक उनकी वाइफ है या विडो है मंदोदरी, और एक बेटी है मान लो तारा देवी, और एक नजायज बच्चा है, इसको हम छोटा दिखाते हैं क्योंकि नजायज है, और ये है अक्षय कुमार। पहले पिक्चर में ये अक्षय नहीं आएगा, ये तीन ही आएंगे, ये तीन, क्योंकि ये जो इनको 1/4 मिला, तो अब इस 1/4 को इनको वापस जिंदा रखना है, क्योंकि हमने सेक्शन 16 के सबसेक्शन 3 के पर्पस के लिए कि इस अक्षय को हमने अल्टीमेटली कुछ देना है, तो इनका को पार्टनरी में कितना शेयर होगा वही उनका प्रॉपर्टी होगा, और उस वो प्रॉपर्टी चाहे सेल्फ एक्वायर्ड है, सेल्फ एक्वायर्ड में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, उसमें तो ये चारों बराबर होंगे। एंसेस्ट्रल में लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। फिलहाल 1/4 को इन रावण, मंदोदरी और तारा देवी को डिवाइड करेंगे तो 1/4 इंटू 1/3, 1/4 इंटू 1/3, 1/4 इंटू 1/3, 1/12, 1/12, 1/12 इनको मिल गया। अब ये 1/12 मरे हुए आदमी ने क्या करना है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इनको डिवाइड करने के लिए ये फर्स्ट टाइम पिक्चर में आएंगे एज पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये हैं आपके अक्षय कुमार। अब ये इनके बराबर नहीं है, कैसे नहीं है इसको बाद में समझेंगे। फिलहाल इस 1/12 को अब 1, 2, 3 में ही डिवाइड करना होगा, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल खत्म हो गए। डबल, एक तरह से डबल नोशनल पार्टीशन, 2 बार इमेजिन करना है पार्टीशन को। अब यहां ये 1/12 1/3 से डिवाइड होगा, पहली बार अक्षय कुमार को कुछ मिलेगा, और ये 1/36 हुए। देखा गया तो ये बराबर है कि नहीं। हमारा क्वेश्चन यही था ना कि तारा देवी और अक्षय कुमार यानी कि करण और युधिष्ठिर क्या बराबर कर दिए रेवंत सेड्डप्पा ने? नहीं। कैसे? क्योंकि जब ये पहली बार 1/4 डिवाइड हुए तो 1/12 1/12 1/12 में इसको 1/12 मिल गया था, और जब ये चारों सीन में आए तो 1/12 प्लस 1/36 मिला तारा देवी को, जबकि अक्षय कुमार को पहली बार 1/36 ही मिला। तो कैसे ये बराबर हो गए? यानी कि अभी भी जो क्लास 1 हियर हैं, जो जायज औलाद हैं, उनको प्रॉपर्टी में ज्यादा मिला है। इससे क्या हुआ, एक तो जो ये 4 भाई थे, इसमें इन तीनों को बिटरनेस नहीं होगी, विभीषण हो चाहे कुंभकर्ण चाहे अहिरावण, कि हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आपने डिस्टर्ब नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिला कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हमने कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया। जो पिताजी का शेयर था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसमें से एक बार पहले जायज वारसान को देकर जो उसका शेयर बचा रावण का, उसको फर्दर डिवाइड किया, और इससे हमने देखा कि पहली बार डबल पार्टीशन, डबल नोशनल पार्टीशन के कॉन्सेप्ट से अक्षय कुमार यानी करण यानी नाजायज बच्चों को कुछ मिला। तो आज भी इनका स्टेटस बराबर ना होने के बावजूद एटलीस्ट 16 के 3 को ट्रिब्यूट देते हुए, प्लेन एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हुए, लेजिस्लेचर की इंटेंशन की भी रिस्पेक्ट रखते हुए, और नाजायज बच्चे को भी कुछ देते हुए एक बेहतरीन जजमेंट आई, जो अब आपके लिए आने वाले एग्जाम्स हो चाहे कोर्ट के प्रिपोजिशन हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।